एक पुराने महल के खंडर में जाकर सपेरे ने अंगूठी का सबज नगीना जरा सा रगड़ा। रगड़ने के साथ ही नाग सांप की शक्ल में सपेरे के सामने आन खड़ा हुआ। नाग की आंखें सुर्ख थीं। साफ लग रहा था कि वो सख्त गुस्से में है, मगर चूंकि वो सपेरे के काबू में था इसीलिए कुछ कह नहीं सकता था। वह सपेरे को काट भी नहीं सकता था। उसे यूं महसूस होता था कि इसके और सपेरे के दरमियान लोहे की एक दीवार खड़ी है जिसके पार वो नहीं जा सकता। सपेरे ने सांप की तरफ देखकर कहा, ऐ नाग, जल्दी से इस महल के नीचे जा और जहाँ कहीं खजाना दबा है इस खजाने में से हीरे जवाहरात के हार लाकर मुझे दे। नाग ने सर झुकाया और चला गया। थोड़ी देर बाद नाग आया तो उसके गले में सोने और जवाहरात के हार थे। हार लाकर उसने सपेरे के सामने ढेर कर दिए। सपेरे ने अंगूठी के नगीने को दोबारा रगड़ा तो नाग गायब हो गया। इतने जवाहरात वाले सोने के हार देकर सपेरे का चेहरा खुशी से खिल उठा। इतनी दौलत तो उसने सारी जिंदगी नहीं देखी थी। इसी वक्त सपेरे ने सारे हार गठरी में लपेटकर अपनी कमर के गिर्द बांध ली और वापस अपनी झोंपड़ी में आ गया। दूसरे दिन उसने शहर के एक जोड़ी से बात की और कहा कि इसके पास कुछ तरीकी हार और जवाहरात है। जोड़ी ने कहा, कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें इसकी पूरी पूरी कीमत दूंगा। सपेरा जोड़ी को अपने झोपड़े में ले गया। जोड़ी ने हार देखे तो दंग रह गया क्योंकि वो बड़े ही कीमती हार थे। हारों और जवाहरात को अच्छी तरह देखने के बाद उसने सपेरे से कहा कि तुम इन हारों का क्या लोगे। सपेरे ने मकारी से मुस्कुराकर कहा, लाला, तुम जानते हो कि मैं सपेरा हूँ। सारी जिंदगी सांपों के साथ खेलता रहा हूँ, इंसानों से खेलना भी जानता हूँ। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मेरे सांप तुम्हें तुम्हारे घर जाकर भी हलाक कर देंगे। इसीलिए जो इन हारों और जवाहरात की असल कीमत है इसका तीसरा हिस्सा तुम रख लो और बाकी मुझे दे दो। तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो, डंडी मारने की कोशिश ना करना। जोड़ी डर गया। उसे मालूम था सपेरा बड़ा मकार जोगी है। उसके पास ऐसे सांप भी है जो इंसान का पीछा करते हैं और वो जहाँ कहीं भी हो उड़कर उनके पास पहुँच जाते हैं और डसकर मार डालते हैं। जवाहरात और हार बड़े कीमती थे। जोड़ी ने कहा, बाबा फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूँगा। अपना मुनाफा उड़ाकर जितनी रकम मुनासिब होगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो फिर बताओ तुम क्या दोगे, सपेरे ने पूछा। जोड़ी ने कहा, सपेरे भाई, मैं अपना मुनाफा जो तुमने खुद मुझे देने का फैसला किया है रखकर तुम्हें 15 लाख रुपया दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा एक पाई भी अदा नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी है, तुम बेशक किसी दूसरे जोड़ी को दिखा सकते हो। सपेरे के तो वहम गुमान में भी नहीं था कभी वो जिंदगी में 15 लाख रुपये भी कमा सकता है। उसने झट कहा, मंजूर है। जोड़ी ने कहा, तो फिर मेरे साथ कह रहा हूँ, मैं रुपये घर पर रखता हूँ। सपेरे ने कहा, देखना, अगर मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मेरे सांप तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जोड़ी ने कहा, बाबा क्यों बदगुमानी करते हो, तुम्हें कह जो रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जो सौदा हुआ है इस पर पाबंद रहूँगा। तुम मेरे साथ बेदरक मेरे घर चले चलो और हार देकर अपनी रकम संभाल लो। जोड़ी ने सपेरे को साथ लिया और शहर की मुख्तलिफ गलियों बाजारों से होता हुआ अपने मकान पर आ गया। वो सपेरे को मकान के तय खाने में ले गया। यहाँ अंधेरा था। जोड़ी ने बत्ती रोशन की। सपेरे ने देखा कि दीवार में लोहे की एक बड़ी अलमारी लगी थी। जोड़ी ने चाबियां लगाकर नंबर मिलाकर अलमारी का एक पट खोला और अंदर से नोटों के बंडल निकालकर बाहर लगा दिए। लो, अपने 15 लाख रुपए गिनकर अलग कर लो। सपेरे ने कहा कि ये काम तुम ही करो तो अच्छा है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जोड़ी ने 15 लाख रुपए के नोट गिनकर अलग रख दिए। इसे किसी थैले में ही डाल दो। नोटों का थैला बगल में दबा कर सपेरा जोड़ी के घर से बाहर आ गया। यहाँ से वो सीधा शहर के एक बैंक में गया और मैनेजर से कहा, जनाब, मैंने अपनी एक बाप दादा के वक्तों की जमा पूंजी फरोख्त की थी और इसकी जो रकम मिली है वो मैं बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ। मैनेजर ने सोचा, ये गरीब सा आदमी है, भला क्या जमा करवाएगा। उसने सपेरे की तरफ कोई तवज्जो ना दी, बस यूं ही पूछा, कितने पैसे जमा कराने आए हो बाबा। हम थोड़े पैसे जमा नहीं करते। सपेरे ने पूछा, बाबूजी, आप कम से कम कितने पैसे जमा कर लेते हैं। मैनेजर ने कहा, भाई, और कुछ नहीं तो कम से कम 1000 रुपया तो हो। सपेरे ने थैला मेज पर उलट कर कहा, बाबूजी, गरीब आदमी हो, सिर्फ 15 लाख रुपए जमा करवाने लाया हूँ, कर लीजिए, पूरी की पूरी रकम है। 15 लाख के नोट मेज पर देकर मैनेजर के तो हाथ से कलम छूटकर मेज पर गिर पड़ा। ये इतने सारे नोट, आप तशरीफ रखें जनाब। ठहरिए, खड़े क्यों हैं आप? अरे कोई है? सेठ साहब के लिए ठंडा लाओ, चाय लाओ। आप क्या भी ना पसंद करेंगे सेठ साहब।
मैंने जलने से पहले कहीं खुशामद करना शुरू कर दी। वो सारा काम भूल गया था। सपेरा बड़ा हंसा और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बाबूजी, बस ये मेरे से रुपये जमा करके मुझे रसीद और चेक बुक दे दें, क्योंकि मैं कुछ रकम कारोबार में लगाना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। मैनेजर तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने फ़ौरन सपेरे के सारे पैसे जमा करवा कर रसीद और चेक बुक दे दी। सपेरे ने फ़ौरन एक चेक लिखवा कर इस पर अपने दस्तखत किए। यह रकम निकलवा दे। सपेरे ने 5,000 रुपये निकलवाए और वहाँ से सीधा एक रेडीमेड कपड़े बेचने वाले की दुकान पर आ गया। दुकान पर बड़ी रौनक थी। अमीर लोग कीमती कपड़े खरीद रहे थे और वहीं पहन रहे थे। दुकान के मालिक ने एक गरीब फटे पुराने कपड़े वाले सपेरे को दुकान में दाखिल होते देखा तो उसे धत्कारते हुए बोला, अरे बाबा माफ़ करो, फिर किसी वक्त आना, देखते नहीं इस वक्त मैं काम में मसरूफ़ हूँ। तौबा, इन फ़कीरों ने तो नाक में दम कर रखा है। हर 5 मिनट के बाद कोई ना कोई फ़कीर मांगने आ जाता है। ऐसा लगता है ये मुल्क हिंदुस्तान तो फ़कीरों का मुल्क बनकर रह गया है। दुकानदार और दूसरे ग्राहक की तरफ मुँह कर बोला था, फरमाइए महाराज, आपको कौन सी शय दिखाऊं? सपेरे को इस दुकानदार पर बड़ा गुस्सा आया, मगर गुस्से को पीकर बोला, सेठ साहब मैं फ़कीर नहीं हूँ बल्कि ग्राहक हूँ और आपके यहाँ कपड़ा खरीदने आया हूँ। सेठ ने तंज से हंसकर कहा, अरे बाबा क्यों ना हाथ परेशान कर रहे हो, सुबह सुबह यूं ही वक्त ज़ाया कर रहे हो, फिर किसी वक्त आना, हमारे पास कम कीमत के सस्ते कपड़े नहीं होते। सपेरे ने कहा कि अगर मैं तो महंगे कपड़े खरीदने आया हूँ, सबसे महंगा सूट मुझे दिखाओ। सेठ सपेरे का मुंह तकने लगा। दूसरे ग्राहक भी दिलचस्पी से देखने लगे। सेठ ने मुंह बनाकर कहा, ये अलमारी वाला सूट देख लो, अगर पसंद है तो खरीद लो। सपेरे ने कहा, क्या दाम है इस सूट के? सेठ बोला, 200 रुपये का एक सूट है, खरीद सकोगे बाबा? सपेरे ने कहा कि इस किस्म के 6 सूट बांधकर अलग रख दो और रेशमी कमीज़ें भी दिखाओ और वलायती टाइयाँ और रुमाल जुराबे भी दिखाओ। इसके साथ ही सपेरे ने थैली में से 200 रुपये एक सूट के हिसाब से 1200 रुपये निकालकर काउंटर पर रख दिया। अब तो दुकानदार की आंखें खुल गई, परेशान सा हो गया और सपेरे के आगे झुककर बोला, माफ़ कर दे सेठ साहब, गलती हो गई, मुझे क्या मालूम था कि आजकल भी राजे महाराजे बेकारियों के बेस में शहर की सैर को निकल आते हैं। सपेरा हंसा, अच्छा बकवास बंद करो और मुझे रेशमी कमीज दिखाओ। सपेरे की तलाश। सपेरा दुकान से निकला तो बेहतरीन कपड़े पहने हुए था। एक हजाम की दुकान पर जाकर उसने बालों को खिजाब लगाकर काला कर लिया। नहा धोकर नया लिबास पहना तो वो नौजवान राजा मालूम हो रहा था। सिर्फ उसका रंग काला था और जिस्म कमज़ोर था, मगर उसे यकीन था कि अच्छा खाने पीने से उसका जिस्म भी मोटा हो जाएगा और रंग भी सफ़ेद हो जाएगा। सपेरे ने फैसला किया वो बम्बई शहर में जाकर जायदाद खरीदेगा और कारोबार में रकम लगाएगा। इसी रोज़ वो हवाई जहाज़ में बैठकर बम्बई शहर आ गया। अब ज़रा उधर अंबर और मारिया की भी सुनो। संग्राम की मौत के बाद राजा और रानी परेशान हो गए। राजा ने खुद राजकुमार को मारने की स्कीम बना डाली और एक रात पहाड़ी शहर से बेस बदल कर सीधा रॉयल होटल आ गया और एक सेठ की शक्ल में वहां ठहर गया। अंबर और मारिया तो नाग के लिए परेशान थे, अभी तक नाग वापस क्यों नहीं आया। उसने संग्राम को मार डाला और खुद कहाँ गायब हो गया। मारिया ने कहा कि मेरा ख्याल है किसी वजह से वहां रुक गया है, आने ही वाला होगा। मारिया के इस जवाब से अंबर को कुछ हौसला हुआ। राजकुमार और बड़ी रानी भी नाग के लिए परेशान थे, लेकिन वो सिवाय नाग के इंतजार के और कुछ कर नहीं सकते थे। शाम को अंबर ने एक दाढ़ी वाले बूढ़े सेठ को देखा, एक कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। अंबर करीब से गुजरने लगा तो सेठ ने झुककर सलाम किया। हजूर को देखकर मुझे अपना भाई याद आ गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं हजूर? मेरा ख्याल है अगर खुदा झूठ ना बुलवाए तो आप ज़रूर मुल्क मिस्र के रहने वाले हैं। अंबर इस बूढ़े दाढ़ी वाले सेठ की अक्लमंदी पर बड़ा खुश हुआ। मगर आपको सेठ साहब कैसे पता चला कि मैं मिस्र का रहने वाला हूँ? सेठ हंसा। ये सेठ असल में राजा था जो राजकुमार और बड़ी रानी को कत्ल करने की गर्ज से इस होटल में आकर ठहरा हुआ था। कहने लगा, हजूर मैं इल्म नजूम का भी माहिर हूँ, अगर आप अपना हाथ दिखाएं तो देकर मालूम कर लूँगा कि आपकी शादी कब होगी और दुल्हन कैसी होगी। अंबर ने हाथ आगे कर दिया। सेठ ने कहा, हजूर ऐसे नहीं, मेरे कमरे में तशरीफ लाएं या खुद मुझे अपने दौलत खाने पर बुलाएं, बड़े सुकून से किस्मत का सारा हाल बता दूंगा। अंबर ने कहा, 12 नंबर कमरे में आ जाना। शुक्रिया शुक्रिया। राजा तो यही चाहता था कि इस कमरे में जाकर खुद अपनी आंखों से राजकुमार और बड़ी रानी को देख ले। इसका मौका खुद अंबर ने उसे मुहैया कर दिया था। शाम के बाद राजा कमरा नंबर 12 में आ गया। अंबर ने उसे अंदर बुलवा कर राजकुमार और रानी से मिलवाया। नजूमी साहब हैं, किस्मत का हाल बता रहे थे। मैंने कहा कि कमरे में आकर मेरी वालदा और भाई की किस्मत का हाल भी बता दो। बड़ी रानी ने गहरी नजर से नजूमी को देखा। राजकुमार भी खामोश रहा।
असल में इन लोगों को हर अजनबी से डर लगता था, वरना ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने राजा को पहचान लिया है या नहीं। राजा ने इतना मुकम्मल और ज़बरदस्त बेस बदला हुआ था कि इसे इसकी रानी भी नहीं पहचान सकती थी। अंबर ने कहा, नजूमी सेठ, हमारे भाई का हाथ देखो। राजा ने जब अपनी आंखों से रानी और राजकुमार को देखा तो बड़ा खुश हुआ। एक मरहला तो तय हो गया था, अब इन्हें गोली से मारना कोई मुश्किल बात नहीं थी। पिस्तौल इसने अपने कमरे की अलमारी में रख दिया था, यही इससे गलती हुई थी, नहीं तो वो इसी वक्त इन तीनों को मार सकता था। मारिया भी पास एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी जिसकी राजा को कोई खबर नहीं थी, मगर मारिया इसकी एक एक हरकत नोट कर रही थी। उसने अभी तक मुंह से कुछ नहीं कहा था, वो एक अजनबी के सामने बोलना भी नहीं चाहती थी। नजूमी राजा ही करता हुआ राजकुमार के बिस्तर के पास जाकर बैठ गया और इसका हाथ थामकर गौर से देखने लगा। बोला, भगवान की दया से किस्मत में तख्त लिखा है, बड़ी दौलत है, बड़ी खुली किस्मत है, मगर कुछ परेशानियां हैं, भगवान दूर कर देगा, ज़रूर दूर कर देगा। रानी माँ ने जब देखा कि नजूमी ठीक ठीक किस्मत का हाल बयान कर रहा है तो वो बड़ी मुतासर हुई। बोली, बाबा ये बताओ कि हमें तख्त कब कब मिलेगा? अंबर चौंका। वो नहीं चाहता था कि रानी अम्मा इससे ये बात खुलकर पूछे, मगर बड़ी रानी पूछी बैठी थी। राजा ने कहा, बहन इस लड़के को मिलकर रहेगा। दिल में राजा ने कहा, मैं तो इस कमीने की हड्डी पसली तोड़ डालूंगा, ये तख्त क्या, इसकी कब्र का तख्ता दूंगा। ऊपर से मुस्कुराकर बोला, भगवान की मर्जी से तख्त जरूर मिलेगा, बड़ी जल्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा, जरूर मिलेगा। ही। अंबर के कान के करीब आकर मानिया ने सरगोशी की, मुझे ये कोई धोखेबाज लगता है, जरा इसको तन्हाई का मौका दो, मैं इसकी निगरानी कर मालूम करूंगी कि ये असल में कौन है। अंबर ने नजूमी से कहा, साथ वाले कमरे में मैं तुम्हें एक नक्शा दिखाता हूँ, जरा देखकर मालूम करो ये कैसा नक्शा है। जरूर जरूर, चलो बेटा। अंबर राजा नजूमी को लेकर साथ वाले कमरे में आ गया। पहले इसने दराज में से एक पुराना सा नक्शा निकालकर उसके आगे रख दिया। ये देखो कि ये क्या शय है। नजूमी राजा ने नक्शे को गौर से देखना शुरू कर दिया। इसे मसरूफ देखकर अंबर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अंबर दूसरे कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही राजा ने बड़ी मक्कार आंखों से इधर उधर देखना शुरू किया। उठकर उसने खिड़की के पट खोले, देखे वो रात को इधर ही से आकर रानी वगैरह को हला करना चाहता था। मारिया इसकी यह हरकत देख रही थी। राजा को कोई खबर नहीं थी कि मारिया राजा की हरकतें पूरा असरार जो थी उनको नोट कर रही है। गोया ये अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था राजा कि जब वो रात को वहाँ आएगा तो इसे किस किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मारिया ये सब कुछ देखती रही। इतने में अंबर अंदर आ गया। नजूमी राजा जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गया। अंबर ने पूछा, कुछ पता चला कि नक्शा किस चीज़ का है? राजा बोला, बेटा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अंबर ने कहा, आइए साथ वाले कमरे में पहले चाय पी लीजिए, फिर ये नक्शा भी देख लीजिएगा। साथ वाले कमरे में मेज़ पर चाय के साथ खाने की चीज़ें रखी थी। नजूमी को राजकुमार के साथ बिठाकर अंबर अकेले कमरे में आ गया। मारिया भी उसके साथ आई थी। उसने पूछा, क्यों मारिया, क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, बड़ा खतरनाक आदमी लगता है। ख्याल है आज रात इस कमरे की गली वाली खिड़की से ये हमला करेगा। मैं आज की रात इस कमरे में सोऊंगी। ये बात है? हाँ, बड़ी पुरस्कार हरकतें कर रहा था ये शख्स। कभी खिड़की में से झांक कर नीचे देखता, कभी खिड़की की कुंडी का अंदाज़ा करता। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम इस कमरे में रहना, दूसरे कमरे में मैं चौकस रहूँगा। ये बदबख्त यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मारिया ने कहा, लगता है इसे राजा ने भेजा है। कोई बात नहीं, इस वक्त तो हम इसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रात को देख लेंगे। राजा ने नजूमी अगले रोज आने का वादा करके चला गया। कमरे में आते ही उसने अपना पिस्तौल निकाल कर साफ किया और इसमें गोलियां भर दी। गोलियां भरकर वो नीचे आया और इधर उधर घूम फिर कर वक़्त गुजारने लगा। जब रात गहरी हो गई तो वो अपने कमरे में आ गया। यहाँ उसने लिबास तब्दील किया, पिस्तौल अपनी जेब में रखा, चेहरे पर स्याह कपड़ा बांधा और खामोशी से अपने कमरे की खिड़की से निकल कर नीचे गली में आ गया। ऊपर तीसरी मंजिल में राजकुमार की खिड़की थी। राजा ने कमंड निकाल कर जोर से ऊपर फेंकी। कमंड अड़ गई वहाँ पर। उसने इसे खींच कर देखा, मजबूती से कमंड अड़ चुकी थी। राजा ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। खिड़की के पास आकर उसने खिड़की के पट को हाथ लगाया तो वो खुल गया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे खिड़की खुली हुई मिली है। बदनसीब लोग खिड़की को अंदर से चुटकी लगाना भूल गए थे। इसे क्या मालूम था कि अंबर ने जानबूझकर खिड़की खुली रखी थी। गोया पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया था ताकि राजा आए और पिंजरे में आकर फंस जाए। राजा खिड़की में से कमरे में कूद गया। कमरा खाली था। कोने वाला जो मध्यम लैंप चल रहा था। राजा ने कमरे में घूम फिर कर जायजा लिया, वहाँ कोई भी नहीं था।
इसके ख्याल में वहाँ कोई नहीं था, मगर मारिया कोने में खड़ी इसको बड़े गौर से देख रही थी। जो ही राजा ने जेब से पिस्तौल निकालकर रोशनी में से खोलकर देखा ये गोलियां ठीक ठाक है तो मारिया होशियार हो गई। उसका ख्याल ठीक निकला था, ये शख्स कातिल था और राजा ने इसे राजकुमार और बड़ी रानी माँ को हलाक करने के लिए बेचा था। राजा ने पिस्तौल में गोलियां वगैरह देकर इसे बंद कर हाथ में लिया और हौले हौले कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि दूसरे कमरे में जाकर राजकुमार वगैरह का काम तमाम कर दे। मारिया चौकस हो चुकी थी। जो ही राजा दरवाजे के पास आया, मारिया ने पीछे से एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर दे मारा। राजा बौखलाकर फर्श पर गिरा और पिस्तौल चला दी। ठाई की आवाज़ से सारा कमरा गूंज उठा। दूसरे कमरे से अंबर भागा भागा आया। उसने बत्ती रोशन कर दी। कमरा रोशन हो गया। क्या देखता है, वही बुरा नचोमी मुँह पर स्याह कपड़ा लपेटे फर्श पर पिस्तौल लिए पड़ा है। अंबर को देखकर उसने पिस्तौल तान ली। हैंड्स अप, खबरदार अगर जरा भी हिले तो गोली चला दूंगा। बदनसीब को क्या खबर थी कि वो दोनों तरफ से गिर चुका है। इसकी एक जानिब मारिया खड़ी थी और दूसरी जानिब अंबर, जिस पर गोली असर ही नहीं कर सकती थी। अंबर जरा ना घबराया, बोला, तुम कौन हो? सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ना कहूँगा। क्या तुम्हें राजा ने भेजा है कि राजकुमार और बड़ी रानी को गोली मारकर हलाक कर दो? राजा नजूमी हंसा बड़े जोर से। कितने बोले हो तुम? पिस्तौल मेरे हाथ में है और धमकी तुम मुझे दे रहे हो? अरे अगर मैं चाहूँ तो अभी गोली मारकर तुम्हें हलाक कर सकता हूँ। अंबर ने कहा, तुम अगर गोली भी चला दो तो मुझे नहीं मार सकते। बहरहाल मैं समझ गया हूँ तुम राजा के आदमी हो। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जैसा अशर राजा के पहले आदमियों का हुआ है वैसा ही अशर तुम्हारा होगा। राजा ने पिस्तौल का फायर कर दिया। गोली अंबर के सीने में लगी और लगकर फर्श पर गिर पड़ी। राजकुमार गोली की आवाज़ सुनकर अंदर आया तो अंबर ने चीखकर कहा, खबरदार अंदर मत आना, जरा हट कर खड़े रहो। राजकुमार जल्दी से परे हट गया। मारिया ने कहका लगाकर कहा, सच सच बता दो कि तुम हो कौन? राजा ने जो एक ऐसी औरत के कहके की आवाज़ सुनी जो उसे नजर ही नहीं आ रही थी तो बड़ा हैरान हुआ। मारिया ने पीछे से आकर राजा के हाथ पर से जोर से हाथ मारा। उसका पिस्तौल छूटकर दूर जा गिरा। अंबर ने पिस्तौल उठाने की बिल्कुल कोशिश ना की। राजा ने आगे बढ़कर पिस्तौल उठाना चाहा तो मारिया ने पीछे से आकर उसे धक्का दे दिया। वो लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। राजा बड़ा परेशान था कि इसे कौन धक्के दे रहा है। अंबर बड़े आराम से खड़ा था। राजा उठने लगा तो मारिया ने पिस्तौल उठा लिया। देखते देखते पिस्तौल फर्श पर से गायब हो गया। राजा के हाथों के तोते उड़ गए थे। घबरा गया, समझ गया कि जादूगरों के पास फंस गया है। इतने में मारिया ने पिस्तौल की गोली चला दी। गोली राजा के पाँव के पास फर्श पर लगी। वो उछला। अंबर ने कहा, मारिया इसको ख़त्म कर दो। मैं भी यही चाहती हूँ। राजा बौखला गया। इससे तो कुछ ना सोचा था। दौड़कर वो खिड़की से बाहर को कूद गया। वो ये भूल गया कि वो 3 मंजिलों से नीचे कूद रहा है। सच है, जब मुसीबत आती है तो आदमी की अकल काम नहीं करती। नीचे गली में गिरते ही उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। अंबर लपक कर नीचे आया। झुककर देखा तो नजूमी का कपड़ा खुल गया था और दाढ़ी जो नकली थी उतर चुकी थी। अरे ये तो राजा है। मारिया ने कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। अंबर और मारिया ऊपर कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने राजकुमार और बड़ी रानी को ये खुशखबरी सुनाई कि राजा मर चुका है। अब सारी जायदाद और गद्दी तुम्हारी है। तुम लोग जिस वक्त चाहो जाकर कब्जा कर सकते हो। राजा की लाश उठाकर पुलिस ले गई और दूसरे रोज अखबारों में खबर छुपी कि राजा एक होटल की गली में मुर्दा पाया गया। ख्याल है कि किसी ने इन्हें डंडे मार मार कर हलाक कर दिया है, क्योंकि उनकी सर की हड्डी टूटी हुई थी। 3 रोज बाद गद्दी पर राजकुमार और बड़ी रानी ने कब्जा कर लिया। अब अंबर और मारिया इनसे रुखसत होकर वापस रॉयल होटल में आ गए। सोचने लगे कि नाग के साथ क्या गुजरे जो अभी तक नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है अंबर वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संग्राम को मौत के मुंह पहुंचाने के बाद वो सीधा यहाँ ना आता। अंबर बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है हमें पहाड़ पर चलकर खुद नाग को तलाश करना चाहिए। अंबर ने कहा, अगर ये बात है तो फिर तुम इसी होटल में ठहरो, मैं खुद जाकर इसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी नाग के साथ ही गायब हो जाओ और मैं यहाँ अकेला रह जाऊँ। अंबर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आ जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। रात आराम करने के बाद अगले रोज़ सुबह अंबर ने गर्म कपड़े साथ लिए और एलवड़ा पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वो एक टैक्सी कार में सफ़र कर रहा था। मारिया पीछे रह गई थी। अंबर ने होटल काउंटर को बताया था कि वो कुछ रोज़ के लिए पहाड़ पर जा रहा है। इस दौरान में कमरा बंद रहेगा और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लड़की ने कहा, मगर जनाब सफाई वगैरह का क्या होगा? आखिर कमरे की सफाई भी तो करनी होती है। अंबर ने कहा था, हरगिज़ नहीं, कमरे की सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, मैं 2-1 रोज़ में वापस आ रहा हूँ। ठीक है जनाब। पहाड़ पर पहुँचकर अंबर ने फाइन होटल में कमरा ले लिया था। इसने गर्म पानी से गुसल किया,
खाना खाया और कपड़े बदले एलवड़ा पहाड़ी शहर की सड़कों पर घूम फिर कर नाग की तलाश शुरू कर दी। मगर इस तरह नाग की तलाश करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ कोई नाग के बारे में तो जानता नहीं था और फिर नाग किसी होटल में ठहरा भी नहीं था। थक हार कर कमरे में आकर लेट गया अंबर। रात के खाने के लिए वो नीचे डाइनिंग हॉल में आया। वहाँ शहर के कुछ लोग जमा थे। अंबर ने देखा कुछ लोग एक जगह ताश खेल रहे थे। अंबर अकेला ही मेज पर बैठा था। एक आदमी ने आकर कहा, अगर बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ ताश खेलना पसंद करेंगे? अंबर भी बड़ा बोर हो रहा था। शुक्रिया, मैं ज़रूर पसंद करूँगा। अंबर उनके साथ बैठकर ताश खेलने लगा। बातों बातों में उन्होंने अंबर से पूछा, माफ़ कीजिएगा, आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ? क्या आप पहाड़ पर मौसम का मज़ा लेने आए हैं या किसी कारोबारी काम के सिलसिले में आए हैं? अंबर ने सोचा क्यों ना इन लोगों से नाग के बारे में पूछा जाए, शायद ये कुछ बता दे। अंबर ने कहा, असल में मैं अपने एक छोटे भाई के लिए यहाँ आया था। इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं मिली कि कहाँ गया। मैं इसकी तलाश में आया हूँ। एक आदमी ने पूछा, इसका हुलिया क्या था? मेरे पास इसकी तस्वीर मौजूद है। अंबर ने तस्वीर निकाल कर इनके सामने रख दी। इत्तेफाक से इसमें वो नेकदिल आदमी बैठा हुआ था जिसने बेहोश नाग को अपनी गाड़ी में डालकर बसों के अड्डे तक पहुंचाया था। उसने नाग की तस्वीर को देखते ही इसे पहचान लिया। अरे, इसको तो मैं जानता हूँ। अंबर ने जल्दी से पूछा, आपने इसे कहाँ देखा है? वो आदमी बोला, कुछ दिन पहले ना पहाड़ की ऊपर वाली सड़क से गुजर रहा था मैं। एक बूढ़े स्याफाम दुबले पतले आदमी ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैं मुड़ा तो इस आदमी ने एक नौजवान को ज़मीन पर लटा रखा था। वो नौजवान यही था जिसकी आपने तस्वीर दिखाई है। ये बेहोश था। बूढ़ा बोला कि ये मेरा बेटा है, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, मेरी मदद करो। मैं घर जाकर गाड़ी लाया और इसमें दोनों को बिठाकर बस के अड्डे पर छोड़ गया। फिर कुछ भी नहीं, मैं घर वापस आ गया। इसके बाद मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा। अंबर नाग के बारे में यह सुनकर बड़ा परेशान हो गया कि एक सियाह फार्म किस्म का बूढ़ा इसे बेहोश कर कहीं ले गया था। आखिर वो कौन था? अंबर सारी रात सोचता रहा। इस आदमी ने सपेरे का सिर्फ इतना हुलिया बताया था कि इस बूढ़े के कानों में सुराख थे और चांदी की बालियां पड़ी थीं। अंबर ने सोचा, वो शख्स कौन हो सकता है और वो नाग को बेहोश कर कहाँ ले जा रहा था? जाहिर है उसने नाग को कोई दवाई सुंघाकर बेहोश किया होगा। इसे इतनी मोहलत ही नहीं दी होगी कि नाग अपना बचाव कर सकता। इससे साबित होता है कि वो बड़ा चालाक बूढ़ा होगा। दूसरे, इस बूढ़े को नाग की असलियत का पता होगा, वरना किसी आम शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो नाग को बेहोश करने की मुसीबत मोल लेता। अगर ऐसी बात है तो फिर वो ज़रूर कोई सपेरा होगा। सपेरे के सिवा कोई नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ सपेरे को तलाश कर नाग के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए। दूसरे रोज़ अंबर पहाड़ों के इर्द गिर्द सपेरों की तलाश में घूमता फिरा। इसे कोई सपेरा ना मिला। आखिर थक हार कर वो एक जगह बैठा ही था कि उसे बीन बजाने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंका और बीन की आवाज़ की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर देखा एक बूढ़ा सपेरा बीन बजाकर बच्चों को खुश कर रहा था। अंबर भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। जब सपेरा बीन बजाकर फारग हुआ तो बच्चे ने उसे कुछ पैसे दिए। फिर जब वो अकेला रह गया तो इधर उधर की बातों के बाद अंबर ने उससे पूछा कि उसने किसी ऐसे सपेरे को देखा है जो सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो और जिसे किसी ऐसे सांप की तलाश हो जिसको काबू कर वो अमीर हो जाए। सपेरा बोला, बाबूजी, ऐसी बातें तो किससे कहानियाँ बनकर रह गई हैं। भला अब ऐसे सांप कहाँ हैं जो इंसान बनकर हमारी तरह रहे? फिर भी कभी तुमने किसी सपेरे का जिक्र सुना है? सपेरे ने दिमाग पर जोर देकर कहा, हमारे कबीले में सावड़कर नाम का एक सपेरा था जिसको हर वक्त इस किस्म की बातों की टोर आती थी। कहाँ है वो सपेरा? सपेरा सावड़कर सुना था कई रोज़ वह यहाँ से चला गया है। कहाँ? मालूम नहीं। कबीले वाले कहते थे इसे कोई ज़मीन में छुपा हुआ खजाना मिल गया है। आजकल शायद वो बम्बई शहर में मज़े कर रहा है। खजाना? जी हाँ। इतना कहकर सपेरा चला गया। अंबर को काफ़ी खोज मिल गया था। जाहिर है सावड़कर सपेरे को नाग ही मिला था। यही वो बुरा सपेरा है जिसने नाग को बेहोश करके किसी अमल से काबू कर लिया है और इसकी मदद से ज़मीन के अंदर के खजाने हासिल कर रहा है। तो गोया अब इसे बम्बई जाना पड़ेगा। उसने उसी वक्त सामान बांधा और नागपुर आ गया। सारी बातें मारिया को बयान की और दूसरे रोज़ हवाई जहाज़ में सवार होकर बम्बई की तरफ रवाना हो गया। काला फन। सपेरे ने बम्बई शहर में समंदर के किनारे अपना दफ्तर बना लिया था। बड़ा शानदार दफ्तर था जिसमें शीशे लगे थे। नाग को उसने अंगूठी में काबू कर रखा था। इससे हर दूसरे महीने वो खजाने की दौलत मंगवा लेता और ऐश करता था।
कितने लोग उसने नौकर रख लिए थे। उसकी एक सेक्रेटरी मिस केटी थी। उधर नाग भी बम्बई की बंदरगाह पर पहुंच गया। हवाई अड्डे में वो सीधा शहर के अंदर एक शानदार होटल में पहुंचा। वहाँ एक कमरा किराए पर ले लिया। शहर की सड़क पर निकलकर खड़ा हुआ। अंबर को इतना मालूम हो गया था कि इस पेड़े का नाम सावरकर है, लेकिन मुसीबत यही थी कि सवेरे ने यहाँ अपना नाम एस मुखर्जी रखा हुआ था। होटल में वापस आकर सबसे पहला काम अंबर ने यह किया कि मैनेजर से पूछा कि शहर में सावरकर नाम का कोई कारोबारी आदमी रहता है। मैनेजर ने हंसकर कहा, मिस्टर, ये एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ हजारों सावरकर नाम के लोग रहते हैं। तुम कैसे इसको तलाश कर सकोगे? ये बताओ कि वो काम क्या करता है। अंबर ने कहा, सुना है कोई आला कारोबार करता है, अमीर आदमी है। अंबर का मालूम था कि सपेर ने नाग की मदद से काफ़ी दौलत हासिल कर ली होगी और बड़े ठाठ से ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। मैनेजर ने कुछ सोचकर कहा, इसके लिए बेहतर है कि हम टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं कि सावरकर नाम की कोई कंपनी है। मैनेजर ने डायरेक्टरी देखना शुरू कर दी। आखिर तंग आकर बोला, मिस्टर, यह किताब तुम ले जाओ, कमरे में बैठ कर देखो कि सावरकर नाम की कोई कंपनी है, अगर है तो कहाँ है। ठीक है, शुक्रिया। अंबर किताब लेकर कमरे में आ गया। सारा दिन वो किताब पढ़ता रहा। सावरकर नाम की कोई फर्म नहीं थी, सिर्फ एक फर्म थी जिसका नाम मुखर्जी लिखा था। अंबर ने सोचा कि यहाँ फ़ोन कर पता करते हैं। इसने फ़ोन किया तो दूसरी तरफ से सेक्रेटरी केटी बोली, हेलो, एस मुखर एंड कंपनी। जी मोहतरमा, देखें, बताएं कि क्या इस कंपनी के मालिक का नाम सावरकर है। जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? अमर को सिर्फ इतना ही मालूम करना था। उसने केटी को कोई बात का जवाब न दिया और टेलीफोन बंद कर दिया। उसने पता देखा, इस मुखर्जी नाम की फर्म का दफ्तर समंदर के किनारे था। अंबर वहाँ पहुँच गया। ये फर्म बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का ठेका लेती थी। अंबर ने सीधा अंदर जाकर सेक्रेटरी केटी से मुलाकात की और कहा, मोहतरमा, मेरा नाम गुल खान है, मैं पेशावर से आया हूँ। मैं अपने शहर में एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। मिस केटी ने कहा कि आप मैनेजर साहब से जाकर मिल लें। इसने फ़ोन कर मैनेजर को बताया कि एक ग्राहक पेशावर से आया है और उसने कहा कि इसे अंदर भेज दो। अंबर ने मैनेजर से जाकर हाथ मिलाया। उसने बड़ी इज्जत से बिठाया और चाय मंगवाई। अंबर ने वही बात दोहराई कि वो पेशावर में एक इमारत बनवाना चाहता है। इधर उधर की बातें हो रही थी। इस दौरान में अंबर ने मालूम कर ही लिया कि मालिक का नाम सावरकर है और इसने अभी लाखों रुपए का कारोबार शुरू किया है और वह खुद वहाँ से 10 मील दूर समंदर किनारे खूबसूरत बंगले में रहता है। अंबर को यकीन था कि यह सावरकर वही सपेरा है जिसने किसी तरह से नाग को काबू में कर रखा है। उसने मैनेजर से कहा कि आपके सावरकर साहब दुबले पतले से सांवले हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। कहते हैं इन्हें विरसे में लाखों की जायदाद मिली ही थी। बहुत खूब, अच्छा तो फिर मैं हाजिर होऊंगा। ज़रूर, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। शुक्रिया। अंबर दफ्तर से निकलकर बाहर आ गया, टैक्सी में बैठा और जो फट से मैनेजर ने बताया था पता, उस तरफ चला गया। 10-12 मील समंदर किनारे सड़क पर सफ़र करने के बाद उसे दूर पहाड़ी पर एक सफ़ेद बंगला नजर आया। ड्राइवर, गाड़ी में इस बंगले की तरफ ले चलो। ठीक है साहब। थोड़ी देर बाद अंबर सावरकर के बंगले से थोड़ी दूर गाड़ी से उतर रहा था। इसने टैक्सी को किराया देकर रुखसत किया। अकेला एक दरख्त के पीछे खड़े होकर बंगले के बाग को तकने लगा। बाग में हरी बड़ी घास में धूप खिली हुई थी। 2-3 आरामदेह कुर्सियां रखी थी। इतने में एक औरत हाथ में ट्रे लिए मेज पर शरबत का गिलास रखकर चले गई। उसके जाने के बाद एक दुबला पतला सफ़ेद सूट वाला सांवला सा आदमी कमरे से निकलकर बाग में आया और आरामदेह कुर्सी पर बैठकर शरबत पीने लगा। अंबर ने उसे गौर से देखा और समझ गया कि यही वो सपेरा है। सोचने लगा, अब इससे मुलाकात कैसे की जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो कोठी के दरवाजे पर आया और घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ पर एक वर्दी वाला नौकर भागता हुआ गेट पर आया। किससे मिलना है? सावरकर साहब से मिलने हाजिर हुआ हूँ, तशरीफ लाइए। नौकर अंबर को लेकर बाग में आ गया। आपसे मिलिए। अंबर ने सावरकर को सलाम किया। सावरकर ने नौकर को रुखसत करते हुए अंबर को सर से लेकर पांव तक गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अंबर ने कहा, जनाब की बहुत तारीफ सुनी थी, ख्याल आया कि पेशावर शहर में एक शानदार तजारती इमारत आपकी फर्म से बनवाऊँ। सपेरा ने कहा, तो फिर इसके लिए तो आपको मेरे मैनेजर से मिलना चाहिए था। जी, वो तो मैं मिल चुका हूँ, इस वक्त तो मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। सपेरे का लहजा देहाती और अनपढ़ लोगों जैसा था। कहने लगा, माफ़ कीजिएगा, मेरा वक्त बड़ा कीमती होता है, आप फिर किसी वक्त तशरीफ़ लाइए। अमर ने कहा, मुझे अफसोस है मैंने आपको परेशान किया। सपेरा ने कहा, परेशान तो मैं पहले ही था, मगर आपने आकर ज़्यादा परेशान कर दिया। खैरियत तो है? आप परेशान क्यों थे? सपेरा ने कहा, मेरी बीवी सख्त बीमार है, अभी उसके पास उठ कर आ रहा हूँ।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, समझ में नहीं आता क्या करूं, इसे कहाँ लेकर जाऊं। अंबर दिल में बड़ा शख्स हुआ कि इस शख्स से दोस्ती करने का सही तरीका निकल ही आया है। उसने कहा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे, क्या मैं भाभी साहिबा को एक नज़र देख सकता हूँ। सुपैर ने कहा कि आप बीमारों का इलाज कर लेते हैं। अंबर बोला, मेरे पास कुछ बाप दादा के वक्तों के नुस्खे हैं। मेरे वाला साहब दवाइयों का काम करते थे, मैं भी एक अरसे तक जड़ी बूटियों का काम करता रहा हूँ। बहुत खूब, खुदा करे कि मेरी बीवी आपके हाथों अच्छी हो जाए, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। सुपेरा अंबर को लेकर बीवी के कमरे में आ गया। अंबर ने देखा कि नहायत शानदार पलंग पर एक काली कलोटी औरत बड़ा कीमती लिबास ओढ़े लेटी थी। मेज पर दवाइयों की बेशुमार शीशियाँ रखी थी। अंबर ने जाते ही सुपेरे की बीवी के चेहरे को गौर से देखा, फिर नब्ज देखी और पूछा, रात को नींद कम आती है? हाँ कम आती है। भूख आधी रात को महसूस होती है? हाँ आधी रात को बड़ी भूख लगती है। दोपहर को बुखार तेज हो जाता है? जी हाँ दोपहर को बुखार तेज होता है। अंबर की सारी बातें ठीक निकल रही थी। सुपेरा सा वर्कर भी बड़ा हैरान हुआ। अंबर इसकी बीवी से जो पूछ रहा था सच निकल रहा था। उसने कहा, भाई मेरी बीवी को अच्छा कर दो, मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा। दुनिया में यही एक मेरा साथी है, इसके बगैर तो मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। अंबर ने कहा, सवरकर साहब आपके पास तो करोड़ों रुपए की दौलत है, आपको गमगीन होने की कोई ज़रूरत नहीं। सवरकर ने कहा, मेरी दौलत किस काम की अगर मेरी बीवी जिंदा ना रही तो? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कुछ हो जाए। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी बेगम साहिबा जल्दी से अच्छी हो जाए। फिर उसने कहा कि इस वक्त शीशम के पत्ते, आलूचे के बीज, तरबूज का छिलका और 2 प्याज लाए जाए। भला वहाँ किस चीज़ की कमी थी? सवरकर सुपेर ने इशारा किया। इसी वक्त ये सारी चीज़ें लाकर अंबर के सामने रख दी गईं। अंबर ने दूसरे कमरे में जाकर अपनी रंगरानी में पिसवाया, फिर देगचे में डलवा कर जोश दिलवाया, फिर ठंडा करके इसकी एक खुराक सुपेरे की बीवी को पिला दी। थोड़ी देर बाद दूसरी खुराक पिला दी। आधे घंटे बाद सुपेरे की बीवी का बुखार जाता रहा, जिसम बिल्कुल ठीक हो गया और वो उठकर बैठ गई। सुपेरा बेहद खुश हुआ। अंबर जाने लगा तो बोला, खुदा के लिए तुम अभी ना जाओ भाई, अभी मेरे पास रहो। जब तक मेरी बीवी अच्छी नहीं हो जाती मेरी कोठी में रहो, तुम आराम करो। इसके साथ ही सुपेरे ने 10,000 रुपये का चेक काट कर अंबर को दिया। ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारी फीस इस वक्त अदा कर दूंगा जब मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। अंबर ने कहा, मेरे लिए ये चेक कोई अहमियत नहीं रखता, मैं तो चाहता हूँ कि आपकी बीवी अच्छी हो जाए, बस यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। सुपेरा बड़ा खुश हुआ। अंबर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था ताकि सुपेरा के दिल में अपनी जगह पैदा करे। सुपेरा बोला, भाई गुल, मैं तुम्हारे खुलूस से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ इस कोठी में कुछ रोज़ बसर करो, ये मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ। अंबर ने कहा, मैं क्या चाहता था? बोला फट से, अगर आपकी इतनी ज़बरदस्त ख्वाहिश है तो मैं इसलिए कैसे ठुकरा सकता हूँ। ठीक है, मैं कुछ रोज़ आपके यहाँ ठहर जाऊँगा। अंबर ने सुपेरे की कोठी में रिहाइश इख्तियार की। एक कमरा उसे दे दिया गया जिसकी खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। सुपेरे की बीवी बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुपेरा हर रोज़ अंबर के साथ सैर करने जाता था। खाना भी उसी के साथ खाता था। एक रोज़ अंबर ने कहा, आप बड़े नरम दिल हैं, मालूम होता है आपने ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। सुपेरा मुस्कुराया, भाई गुल, मैंने एक गरीब ख़ानदान से तरक्की करते करते ये जगह हासिल की है। अंबर बोला, बड़ी हिम्मत है आपकी। फिर सुपेरा की उंगली की तरफ इशारा कर कर बोला, ये अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, यह सबज़ गिना कहाँ से लिया आपने? सुपेरा ने कहा, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे तोहफा दिया था। अंबर को भी अंगूठी पर कोई शक नहीं पड़ा था और सुपेरा ने भी वैसे ही बेनियाजी से जवाब दिया था। एक रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ, दोनों कोठी के लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से एक स्याह रंग का सांप निकलकर सामने आ गया। इसने फन उठा रखा था, अंबर की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। अंबर यूं ही घबरा गया। सुपेरा ने कहा, घबराओ नहीं गुल, यह सांप बचकर नहीं जा सकता, तुम अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना। सुपेरा को क्या मालूम था कि अंबर को सांप अगर काट भी दे तो इसे कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। सुपेरा अभी कुछ मंत्र पढ़कर सांप के आगे कपड़ा काट रहा था कि सांप ने जोर से फन मारकर अंबर के पांव पर डस दिया। अंबर झूठ मूठ हाय हाय कर अपने पांव को दबाने लगा। सुपेरा परेशान हो गया। इसने सांप को गर्दन से पकड़कर मरोड़ डाला और फिर जल्दी से अंबर के पांव को देखने लगा। जहरीला सांप था, संग चोर था। फिक्र ना करो, अभी दम करता हूँ, मुझे ये सारा काम आता है। उसने उसी वक्त अंबर के पांव और टांग पर कस कर कपड़ा बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगा। अंबर झूठ मूठ हाय हाय करता रहा, फिर बोला, आप आराम आ गया है। सुपेरा ने खुश होकर कहा, मेरा मंत्र कभी झूठा नहीं होता। अंबर ने कहा, मालूम होता है आपको सांपों का बड़ा तजुर्बा है।
अंबर अब ये मालूम करना चाहता है ये शख्स सचमुच सपेरा ही है। सपेरे ने कहा, मैंने 10 साल जंगलों में सांपों के साथ बसर किए हैं। असल में मुझे बड़ा शौक था सांपों को पकड़ने का। अब ये काम मैंने छोड़ दिया है। सपेरे ने अंबर की टांग से कपड़ा खोल दिया। अब जो जख्म देखा तो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि अंबर के पांव पर जहाँ सांप ने काटा था खून बिल्कुल नहीं निकला था, बल्कि इस जगह तो जख्म का निशान भी नहीं था। हैरान होकर बोला, मालूम होता है सांप ने बिल्कुल नहीं काटा। अंबर जल्दी से बोला, नहीं तो सांप ने काटा था, फिर यहाँ जख्म क्यों नहीं हुआ? अंबर कुछ घबरा गया। वो सपेरे पर अपना राज जाहिर नहीं करना चाहता था। शायद मेरा वहम था, सांप ने मालूम होता है नहीं काटा। सपेरा कुछ परेशान हो गया, गर्दन खुजाते हुए कहने लगा, लेकिन सांप ने तो मुंह मेरे सामने मारा था, और ये नाग था, फन वाला नाग। ऐसा सांप जब मुंह मारता है तो काटे बगैर हरगिज नहीं रहता। फिर जख्म क्यों नहीं हुआ? जाहिर है इसका निशान खता हो गया था, काट नहीं सका शायद। लेकिन सपेरे को कुछ शक सा हो गया कि ये शख्स जो अपना नाम गुल खान बताता है कोई अजीब सा आदमी है। बहरहाल वो अंबर के साथ फिर इसी तरह से घुल मिल गया। एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज सपेरे ने कहा, गुल भाई, यहाँ जंगल में हिरण और तीतर का शिकार बहुत मिलता है, क्या ख्याल है किसी रोज शिकार पर ना चला जाए? अंबर ने कहा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो जरूर चलते हैं। घर में बैठे बैठे मैं कुछ बोर हो गया हूँ, तो फिर चलो कल ही चलते हैं, यहाँ कौन सी देर है। दूसरे रोज शिकार पर रवाना हो गए। जंगल काफी बड़ा था, समंदर के साथ साथ दूर तक चला गया था। सपेरा और अंबर जीप पर बंदूकें लिए बैठे थे। सपेरा जीप चला रहा था, वो जंगल में शिकार करते काफी आगे निकल गए। उन्होंने एक हिरन मारा, कुछ बगले और मुर्गाबियाँ शिकार की, और दोपहर के बाद एक जगह वो खाना खाने बैठ गए। ये जगह जंगल में दरख्तों के दरमियान थी। अभी वो खाना ही खा रहे थे कि जंगल में किसी दरिंदे की आवाज़ आई। सपेरे ने कान लगा दिया। आवाज़ दोबारा आई तो सपेरे ने बंदूक उठाते हुए कहा, मालूम होता है कोई रिछ है इस जंगल में। शेर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी रिछ इधर आ निकलता है। अंबर ने भी बंदूक संभाली और दरख्तों की ओट में हो गए। थोड़ी देर बाद एक सियाह काला ऊंचा लंबा खूंखार रिछ सामने आ गया। उसके लंबे लंबे नाखून बड़े तेज थे और छुरियों की तरह थे। सपेरे ने बंदूक चला दी, मगर वो कोई अच्छा निशानेबाज नहीं था। निशाना खता गया। रिछ ने बंदूक की आवाज़ सुनी तो गजबनाक हो गया। उसने सपेरे को दरख्त की ओट में देख लिया था। वो गुड़ाता हुआ आया और सपेरे पर चपट पड़ा। यह हमला इस कदर तेजी से हुआ कि सपेरा संभल न सका। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी और रिछ ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। सपेरे ने चीखकर कहा, गुल भाई मुझे बचाओ, मगर रिछ ने कुछ इस तरह से सपेरे को पकड़ रखा था कि अंबर गोली चलाता तो वो सीधी सपेरे को जाकर लगती। उसने बंदूक फेंक दी और रिछ को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सपेरा यह देखकर हैरान रह गया कि रिछ कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरा है। वो उठा और अब अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने बाजू आगे कर दिया और रिछ ने अंबर का बाजू अपने मुंह में लेकर चबाने की कोशिश की। उसे यूं लगा जैसे उसने अपने मुंह में पत्थर डाल दिया हो। रिछ ने घबराकर बाजू छोड़ दिया। अंबर ने रिछ को टांगों से पकड़कर खींचा और उछालकर जमीन पर पटक दिया। रिछ बलबलाकर उठा और इसने अपने जूड़ियों जैसे तेज पंचों से अंबर के पेट को फाड़ने की कोशिश की, मगर अंबर के पेट को कुछ नहीं हो रहा था। अंबर ने रिछ को गर्दन से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। रिछ की आंखें बाहर को निकल आई और इसके मुंह से खड़ खड़ की आवाज़ें निकलने लगी। सपेरा हैरान खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने बंदूक उठाकर फायर करना चाहा। अंबर ने आवाज़ दी, बंदूक नहीं चलाना। अंबर ने रिछ का गला इस वक्त छोड़ दिया जब वो मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सपेरा ने अंबर के जिस्म को देखना शुरू कर दिया। जख्म तो नहीं आए, बच गया हूँ मालूम होता है, लेकिन हैरानी की बात है कि मेरे सामने रिछ ने तुम पर ज़बरदस्त हमले किए। उसने तेज़ नखनों से तुम्हारे पेट को फाड़ने की कोशिश की। कमाल है कि तुम्हारे जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई। इसकी क्या वजह है? अंबर ने कहा, सिर्फ इतना कि खुदा जाने क्या बात है, मुझे कोई जख्म नहीं आता। मगर सपेरा समझ गया ये कोई गैर मामूली इंसान है। सपेरा गुल खान यानी अंबर से ज़्यादा दोस्ती करने लगा। वो अंबर से इसकी ताकत का राज मालूम करना चाहता था। दौलत उसके पास आ चुकी थी, मगर अब वो चाहता था कि सेहत भी ऐसी हो जाए कि कभी मार ना सके। उधर अंबर भी स्टोव में था कि किसी तरह से नाग का राज मालूम कर सके। एक रोज़ अंबर को साथ लेकर सपेरा अपने कमरे की बालकोनी में बैठ गया और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर अंबर से पूछ बैठा, गुल भाई मालूम होता है तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जिसकी वजह से तुम पर ना तो सांप के कांटे का असर होता है ना कोई जख्म लगता है। क्या तुम मुझे ये राज बताओगे? इसके एवज तुम्हें इतना बड़ा खजाना दूंगा तुम हैरान रह जाओगे। खजाने का नाम सुनकर अंबर चौंका। खजाना सिवाय नाग के कोई दूसरा लाकर नहीं दे सकता था। अंबर समझ गया इसका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। नाग जरूर इसी शख्स ने काबू कर रखा है और ये
ज़ात का स्पेरा है। उसने कहा सावरकर भाई, मैं राज तो तुम्हें ज़रूर बता दूंगा मगर मुझे शक है कि तुम खजाना ना ला सकोगे। सुपेरा ने उछल कर कहा, अगर ऐसी बात है तो आज रात ही मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खजाना दिखा दूंगा, फिर तो तुम मुझे अपना राज बता दोगे। अंबर ने कहा, अंबर ने देखा कि ये शख्स लालच में आकर खुद ब खुद ही फंस रहा है। बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे खजाना दिखा दो तो मैं तुम्हें अपनी सेहत और ज़िंदगी का राज बता दूंगा। सुबेर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें खजाना ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि खजाना दूंगा इसी वक्त जब तुम अपना राज बताओगे। तो मुझे मंजूर है, तो फिर अभी मेरे साथ निकल आओ। सुबेर ने अंबर को साथ लिया और कार जंगल के साथ साथ जाने वाली सड़क पर डाल दी। यह सड़क आगे जाकर एक खंडर की तरफ मुड़ गई थी जो समंदर के किनारे खड़ा था। सुबेर ने एक जगह गाड़ रोक ली। अंबर को मालूम नहीं था कि सुबेर ने जाते हुए एक बड़ा ही जहरीला सांप अपनी जेब में रख लिया था कि अगर अंबर की नीयत खराब होगी तो वही जहरीला सांप से डसवा कर मरवा देगा। ये इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि अंबर पर सांप के जहर का असर नहीं होता। हवाई जहाज में भूत। दोनों खंडर में दाखिल हो गए। सुबेर ने अंबर को एक जगह खड़ा करते हुए कहा, तुम इसी जगह बगैर ठहरो, जरा देखना, हरगिज़ मेरे पीछे ना आने की कोशिश ना करना, नहीं तो सारा खजाना मट्टी में मिल जाएगा। अंबर समझ गया ये सुपेरा अंदर जाकर कोई मंत्र पड़ेगा और शायद नाग को हाजिर करेगा। इसने भी फैसला कर लिया कि वो सुपेरे का पीछा करेगा। जो ही सुपेरा खंडर में दाखिल हुआ, अंबर भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ा। खंडर के अंदर एक जगह गार था गहरा। सुपेरा गार में चला गया, वहां अंधेरा था। सुपेर ने टार्च रोशन कर एक जगह पत्थर पर रखी और अंगूठी को घिस दिया। घिसने के साथ ही नाग फन उठाए हाजिर हो गया। सुपेर ने कहा, खजाना किस जगह है? नाग ने एक तरफ इशारा किया। नाग को अंबर की खुशबू आ रही थी, वो कुछ बेचैन सा होने लगा। सुबेर ने जो नाग को इधर उधर बल खाते देखा तो जल्दी से अंगूठी को पत्थर से रगड़ दिया। नाग गायब हो गया। अब उसने दीवार को इस जगह से हिलाया जहाँ नाग ने इशारा किया था। उसके सामने से दीवार की ईंटें गिर पड़ी। सुबेर ने टॉर्च की रोशनी डाली तो सामने दीवार में एक संदूक खुला पड़ा था जिसमें हीरे जवाहरात के कीमती हार लटक रहे थे। सुबेरे की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने वापस मुड़कर अंबर को देखा, कहीं वो ताकुब में तो नहीं आ रहा। अंबर जल्दी से बाहर निकल गया। सुबेरा उसे साथ लेकर अंदर आ गया और खजाना दिखाकर बोला, ये देखो खजाना, ये मैंने खास तौर पर यहाँ जमा कर रखा है। अगर कभी मुझे कारोबार में नुकसान हुआ तो इससे दौलत से अपना नुकसान पूरा करूंगा। अंबर ने खजाने को देखा और खामोश रहा। सुबेरा बोला, बताओ अब, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी का राज बता दो तो ये खजाना सारे का सारा तुम्हें दे दूंगा। अंबर ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने जिस सांप को हाजिर किया था वो कौन था? इस सवाल पर सुबेर ने चौंक कर अंबर को देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने सांप को हाजिर किया था? अंबर ने कहा, सुनो सुबेरे, अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है कि तुमने एक ऐसे नाग को काबू कर रखा है जो मेरा भाई है। मैं इसी की तलाश में घर से निकला था और मैंने इसे पा लिया है। अगर तुमने मुझे ये राज ना बताया कि तुम नाग को किस तरह से काबू करते हो, हाजिर करते हो, तो मैं तुम्हें इसी जगह हलाक करके दफन कर दूंगा। सुबेरा घबरा गई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें ठीक कह रहा हूँ, जल्दी से बता दो, तुमने नाग को किस जगह काबू किया हुआ है और तुम इसे किस तरह से हाजिर करते हो? मैं जानता हूँ तुम एक मामूली सुपेरे और नाग की दौलत पर ऐश कर रहे हो। सुबेरा समझ गया राज फाश हो गया। उसने झटपट जेब से जहरीला सांप निकाला और अंबर पर उछाल दिया। अंबर जरा पीछे हटा, सांप उसकी गर्दन पर गिरा। उसने दोबारा अंबर की गर्दन पर काटा मगर अंबर पर कुछ असर न हुआ। अंबर ने सांप को हाथ से जाड़ा तो वो उछलकर सुपेरे की गर्दन से चिमट गया। चिमटते ही सांप ने सुपेरे की गर्दन पर भी काट दिया। सुपेरा चक्कर खाकर गिरा। सांप का जहर इतना खतरनाक था कि सुपेरे की गर्दन की रगें बंद हो गईं। उसका गला खुश्क हो गया। एक भी लफ्ज उसके मुंह से ना निकल सका। वो मंत्र भी ना पढ़ सका। अंबर इस पर झुक गया। बताओ, नाग को तुमने कहाँ कैद कर रखा है? तुम इसे कैसे बुलाते हो? मगर सुपेरा मर रहा था। जहर ने अपना असर कर दिया। सुपेरा एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकल रही थी और देखते देखते उसने अंगूठी वाला बाजू खड़ा किया और फिर नीचे गिर पड़ा। सुपेरा मर चुका था। अंबर परेशान होकर परे हट गया। या खुदा, ये क्या हुआ? कमबख्त नाग का राज बताए बगैर मर गया, अब क्या करूं? अंबर को जरा भी ख्याल आया कि सुपेरा ने मरते वक्त अंगूठी वाला हाथ क्यों बुलंद किया था। वो अंबर को बताना चाहता था इस अंगूठी में नाग का राज है, मगर अंबर को कोई ख्याल ही ना आया। वो समझ रहा था सुपेरा कोई मंत्र पढ़कर नाग को हाजिर करता था। वो इससे मंत्र ही पूछता रहा और सुपेरा मर गया। अंबर के लिए वो सारी दौलत, वो खजाना बेकार था। उसने सुपेरा की लाश को इसी जगह रहने दिया और कार में बैठकर वापस आ गया। ये किस्मत का अजीब चक्कर था कि अंबर अपने भाई नाग की जिंदगी का सबसे बड़ा राज इस खंडर में छोड़कर वापस जा रहा था। उसके दिल में जरा सा भी वहम ना हुआ कि वो सुपेरे के हाथ में अंगूठी उतार ले। शहर में आकर उसने कार एक पार्क में खड़ी की और सीधा होटल चला गया। अपना सामान उठाया और हवाई अड्डे पर आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद नागपुर जाने वाला जहाज आया। वो इसमें सवार होकर वापस मारिया के पास पहुंच गया।
मारिया का कमरा इसी तरह से बंद था। होटल काउंटर गर्ल ने बताया, जनाब, हमने आपके हुक्म के मुताबिक बिल्कुल सफाई नहीं की। अगर आप आज ना आते तो आज कल हम ताला तोड़ देते, अंदर जाकर सफाई करवाते, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक हम कमरा बंद नहीं रखते। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, थोड़ी देर बाद किसी आदमी को भिजवा कर सफाई करवा देना। बहुत अच्छा। अंबर ताला खोलकर कमरे में आ गया। कमरे में सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं हुई थी। अंबर का ख्याल था पीछे मारिया कुछ छोड़ा गया हो, वो ज़रूर झाड़ पूंछ करती रहेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अंबर कुर्सी पर जमी गिर्द देख रहा था। उसने आहिस्ता से मारिया को आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। बड़ा परेशान हुआ। दूसरे कमरे में जाकर देखा, गुसल खाना देखा, फिर आवाज़ें दी। बाहर बालकनी में जाकर देखा, मगर मारिया कहीं नहीं थी। अंबर सार पकड़कर बैठ गया। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था। मारिया को छोड़कर गया था, कहाँ चले गई। इतने में सफाई करने वाला आ गया और सफाई करने लगा। अंबर ने यूं ही उससे पूछा, तुमने यहाँ कोई आवाज़ तो नहीं सुनी? नौकर ने कहा, जनाब, क्या अर्ज करो, कल शाम मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस कमरे के करीब से गुजर रहा था कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया, फिर बंद हो गया। मैं तो डर कर भाग गया। मैनेजर को जाकर बताया कि साथ लेकर आया, मगर देखा कि दरवाज़ा बंद था और ताला लगा था। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे, मगर साहब, कसम खाकर कहता हूँ, इन आंखों से खुद ब खुद दरवाज़ा खुलते और फिर बंद होते देखा है। अंबर गहरी सोच में पड़ गया। नौकर चला गया तो अंबर ने सोचा कि नौकर ठीक कहता है, मारिया ज़रूर किसी काम से गई हुई है। मगर नौकर तो कहता है कल शाम दरवाज़ा अपने आप खुला था। इसका मतलब ये हुआ कल शाम मारिया कमरे से निकली है और अब तक वापस नहीं आई। वो कहाँ चले गई? अंबर सारी रात परेशानी में इंतजार करता रहा, शायद मारिया वापस आ जाए, मगर बिल्कुल वापस ना आई। अंबर अभी होटल को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यही एक मिलने की जगह थी। उसे यकीन था कि मारिया अगर वापस आई तो इसी होटल में वापस आएगी। अब जरा सुनिए कि मारिया के साथ क्या हुआ। अंबर के आने से एक रोज़ पहले शाम के वक्त मारिया में कमरे में बैठे बैठे सख्त बोर हो रही थी। उसने सोचा कि शहर की सैर करनी चाहिए। चुनाचे चुपके से दरवाजे में से चाबी लगाकर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी नजर एक नौकर पर पड़ी, जो फटी फटी आंखों से दरवाजे को अपने आप बंद होते और ताले में चाबी लगते देख रहा था। मारिया ने आहिस्ता से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकर ने जब दरवाज़ा बंद होते देखा तो वो डर कर भाग गया। मारिया चुपके से होटल की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हाल कमरे में आ गई। यहाँ लोग बैठे खाना वगैरह खा रहे थे, कुछ काफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बड़ी रौनक थी। मारिया का दिल कुछ बहल गया। यहाँ से निकलकर वो होटल से बाहर आ गई। इत्तेफाक से बाहर एक बड़ी खूबसूरत बस खड़ी थी। मारिया ने सोचा क्यों ना इस बस में सवार होकर जरा शहर की सैर की जाए। वो बस में सवार होगी, इसमें रश बिल्कुल नहीं था। वो अगली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया। इसके वहम में भी नहीं था कि इसके साथ वाली सीट पर कोई औरत बैठी हुई है। इसे रात को तो खैर क्या नजर आती, मगर दिन में भी नजर नहीं आ सकती थी। बस रवाना हो गई। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। मारिया बड़ी खुश हो रही थी। बस हवाई अड्डे पर जाकर रुक गई। मारिया भी दूसरी सवारियों के साथ नीचे उतर आई। इससे कोई देख नहीं सकता था। वो किसी को नजर भी नहीं आ सकती थी। उसने देखा कि दूर सामने एक सुर्ख और नीले रंग का बड़ा दिलकश हवाई जहाज खड़ा था। मारिया ने सोचा कि जरा जहाज के अंदर जाकर भी सैर की जाए, और कुछ नहीं तो जहाज वालों की खट्टी मीठी गोलियां ही उड़ाकर लाई जाए। मारिया गेट में से होती हुई अड्डे में आ गई। इसे किसी ने भी ना देखा, हालांकि दूसरे मुसाफिरों की जबरदस्त चेकिंग हो रही थी। मारिया हवाई जहाज के पास आकर उसे देखने लगी। बड़ा खूबसूरत जहाज था और काफी बड़ा था। सीढ़ी लगी थी। नीचे सीढ़ी के पास दो आदमी खड़े मुसाफिरों का टिकट चेक कर रहे थे, और दो एयर होस्टेस खड़ी मुस्कुरा कर मुसाफिरों को खुश आमदीद कह रही थी। मारिया बड़े आराम से दोनों चेकिंग करने वालों के आगे से होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे बड़ा मजा आता था जब वो इस तरह से गुजर जाती थी और कोई उसे ना पूछता था। मगर उसे अफसोस हुआ जबकि ऊपर एयर होस्टेस ने उसे खुश आमदीद मुस्कुराकर ना कहा था, क्योंकि उन्हें तो मारिया नजर ही नहीं आती थी। बहरहाल मारिया जहाज में आ गई। जहाज अंदर से खूबसूरत और आरामदेह था। सीटों पर गुदीले पड़े थे। मेजों पर अंग्रेजी रसाले भी थे। मुसाफिर बैठे पढ़ रहे थे, बस बातें कर रहे थे। मारिया सीधी बावर्ची खाने में चले गई। यहाँ ट्रे खाने पीने की चीज़ों से बड़े पड़े थे। मारिया ने एक ट्रे उठाया और बाहर दूर कोने में एक खाली सीट पर आकर बैठ गई। मज़े लेकर बुना हुआ मुर्ग और सैंडविच खाने लगी। इसके बाद वो दोबारा बावर्ची खाने में आई और उसने एक ट्रे में से कॉफ़ी का कप उठाकर पीना शुरू कर दिया। एक बड़ी नाजुक सी गोरी गोरी एयर होस्टेस उसके करीब खड़े ट्रे में गोलियां सजा रही थी। इत्तेफाक से उसका मारिया से हाथ टकरा गया। वो चौंकी, इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। सोचने लगी उसका हाथ किसके साथ टकराया था। हाथ आगे बढ़ाकर जगह टटोली। मारिया पड़े हट गई। ऐसा करते हुए मारिया मेज पर रखे एक कप से जा लगी थी। कप नीचे गिरकर टूट गया। एयर होस्टेस ने घबराकर इधर उधर देखा। ये क्या? इतने में एक दूसरी एयर होस्टेस भी अंदर आ गई। खानम, क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों जर्द हो रहा है?
एयर होस्टेस बहुत ज़्यादा घबरा गई। मारिया ने उससे कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं भी तुम्हारी तरह की लड़की हूँ, फ़र्क इतना में नज़र नहीं आती। पहले तो एयर होस्टेस बड़ा डरी, फिर मारिया ने उसका हाथ पकड़ कर उसको अपने हाथ से लगाया, फिर उसको अपने चेहरे से लगाया और कहा, देखा मैं तुम्हारी तरह की लड़की हूँ। उसने कहा, फिर तुम गायब क्यों हो, तुम कहीं भूत तो नहीं? वो उससे बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने कहा, नहीं मैं भूत नहीं हूँ, आज से कई हज़ार बरस पहले दरवेश की दुआ से मैं गायब हो गई थी। फिर खानम, जिसने अपना तारुफ उसके साथ करवाया कि उसका नाम खानम है, वो उसको अपने बारे में बताने लग गई। दोनों बैठे बातें कर रही थी जहाज के सबसे अगली सीट पर। फिर उसने मारिया से कहा कि तुम कहाँ जाओगी? मारिया ने कहा, मैं तो 4 रोज़ बाद वापस चली जाऊंगी, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही वापस आ जाऊंगी। वो बातें कर ही नहीं थी कि इतने में मुसाफिर ने कुर्सी के पीछे से गर्दन उठाकर देखा और कहा, आप लोग अपनी बातें बंद नहीं कर सकती? मुझे तुम औरतों की बातों से बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इससे पहले कि खानम को जवाब देती, मुसाफिर फटी फटी आंखों से देखने लगा, क्योंकि वो उसने देखा कि पीछे सिर्फ एक औरत यानी एयर होस्टेस बैठी काफ़ी पी रही थी। उसने आंखें मलते हुए कहा, मोहतरमा क्या आप अकेली बैठी बातें कर रही थी? खानम ने कहा, नहीं तो। मुसाफिर ने पूछा, तो फिर दूसरी औरत कहाँ है? दूसरी औरत कोई है भी नहीं। ये सुनकर मुसाफिर बेहोश होकर अपनी सीट पर झुक गया। मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी पर कई मुसाफिरों ने चौंक कर देखा, मगर वहाँ खानम खामोश बैठी नजर आई। खानम के साथ मारिया ने क्या एहसान किया? मारिया की अंबर से किन हालात में मुलाकात हुई? सपेड़े की नगीने वाली अंगूठी का क्या बना? क्या नाग सपेड़े के जादू से छूट सकेगा? ये आप आइंदा आने वाली किस्त में इंशाल्लाह मुलाहिजा करेंगे 80 में कि आगे क्या होता है। और अगर व्यूवर्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।